हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। सेट नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं और इससे पहले जो 2 सेट्स हुए हैं उसका पीडीएफ जो है मैंने अपलोड कर दिया है आज ही के दिन ऐप पर। तो आप अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर मैंने पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। ठीक है, पहला सवाल है, डैश धातु का क्षय नहीं होता। डैश धातु का क्षय नहीं होता। देखिए, धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है, ये जो टेबल है ये आपको मिल जाएगा क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक में। जो धातु जितने आपके क्रियाशील होते हैं उनका क्षय उतनी ही आसानी से हो जाएगा। जो धातु जितना कम क्रियाशील है उसका क्षय आसानी से नहीं होगा। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु ऊपर है उनका जो क्षय है वो उतनी ही आसानी से हो जाएगा, नीचे वाले का जो है आसानी से नहीं होगा। तो यहां पर देखो, सबसे नीचे आपको गोल्ड दिखेगा। गोल्ड के नीचे भी प्लेटिनम होता है, गोल्ड के नीचे भी प्लेटिनम होता है। तो एक विकल्प है प्लेटिनम, डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप याद रखेंगे, जो सोना है, जो प्लेटिनम है, इनका जो संक्षारण है ये आसानी से नहीं होता है, या फिर बोल दो इनका जो क्षय है ये इजीली नहीं होता है। बाकी ये सारे धातु जो है ये आपको ऊपर मिलेंगे। देखो, मैग्नीशियम यहाँ पर है, उसके बाद कैल्शियम जो है वो यहाँ पर है, और आयरन का संक्षारण तो हम लोग जानते ही है, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। डी हमारा आंसर हो जाएगा। सोना, प्लेटिनम ये सारे महंगे इसलिए आते हैं क्योंकि इनका संक्षारण जो है नहीं होता है। एक रीजन ये है महंगे होने का, और भी कई सारे रीजन है महंगे होने का, जिनमें से एक जो है प्रमुख रीजन है कि इनका संक्षारण नहीं होता है। ये हमेशा जो है चमकते ही रहते हैं। एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? एक हॉर्स पावर जो है इनमें से किसके बराबर है? एक हॉर्स पावर ये बराबर होता है 746 वाट का। 746 वाट। तो हमारा आंसर यहाँ पर 746 वाट हो जाएगा। बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, 746 किलो वाट नहीं है, 746 वाट है। ठीक है, 746 वाट है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो, 746 जूल पर सेकेंड। 746 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड का ही हम लोग वाट बोलते हैं। एक वाट बराबर होता है 1 जूल बटे में 1 सेकेंड। ठीक है, तो 746 वाट बराबर हम ये भी बोल सकते हैं 746 जूल पर सेकेंड। एक एटमॉस्फेयर बराबर इनमें से क्या होता है? एक एटमॉस्फेयर जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एक एटीएम या फिर एक वायुमंडलीय दाब, ये बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल बोल दो, या फिर इसी को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा, ये लगभग जो है 1 बार के बराबर होता है। एक एटीएम बराबर लगभग 1 बार होता है, और ये होता है 760 टॉर का। 760 टॉर के बराबर भी होता है। तो बार हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, पास्कल हो गया, टॉर हो गया, ये सारे जो है मात्रक हैं दाब के। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? 2 तार है ना, 2 तार है। मान लीजिए कि 2 तार है A और B। ठीक है, A और B 2 तार है। तार की लंबाई, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है। मान लीजिए तार L जो है तार A जो है इसकी लंबाई L है और प्रतिरोध R है। और ये तार मान लीजिए कि कॉपर का है ना, मान लीजिए कॉपर का है, तो कॉपर का अपना भाई कुछ रेजिस्टिविटी जो है ये होती है। तो मान लीजिए कि कॉपर का तार है, बोल रखा है उसी पदार्थ से निर्मित, यानी कि कॉपर का तार जो हमने लिया था, तो कॉपर से ही निर्मित जो है एक दूसरा तार है जिसकी लंबाई जो है पहले वाले तार की यानी A की तुलना में 3 गुनी है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो जो है 2 गुना है। मान लीजिए कि इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था वो A था, तो इसका 2A हो जाएगा। अब पूछ रखा है कि अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर है? इसका जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर है? मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध R1 था और इसका हम लोगों ने R2 मान लिया, तो ये R2 क्या होगा, यही आपसे प्रश्न जो है पूछा गया है। और ये जो R1 है ना, ये जो R1 है ये R के बराबर है, समझे आप? या फिर एक काम करो आप, यहां पर इतना लोचा क्यों पालना, ये R है, इसको मान लो R डैश है ना, तो R डैश जो है आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। यहां से आप देखो तो जो R है वो सीधा समानुपाती है तार के लंबाई का,
और व्युत्क्रम अनुपाती है तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके। मीन्स लंबाई को आप जिस रेट से बढ़ाओगे उसी रेट से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है या फिर बोल दो तार की जो मोटाई है उस मोटाई को आप जिस रेट से बढ़ाओगे उसी रेट से प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो पहले तार का प्रतिरोध R था, ठीक, उसके बाद उस तार का प्रतिरोध बताइए जिसकी लंबाई 3 गुनी हो गई है। अगर लंबाई 3 गुनी हो गई है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिरोध है ये भी 3 गुना हो जाएगा इस वाले रिलेशन से। अच्छा, जो तार B है उसकी मोटाई डबल हो गई है ना, इसकी मोटाई डबल हो गई है, 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो अगर मोटाई जो है डबल कर दी गई है तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो पहले का आधा हो जाएगा। यानी जो ये R डैश है, ये जो R डैश है ये बराबर है 3R/2 के बराबर, 3R/2 के बराबर। सी हमारा आंसर हो जाएगा। पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों आता है। जो मेल होते हैं, मेल के अंदर मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है स्क्रोटम, टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो है स्क्रोटम के भीतर होता है। ये जो स्क्रोटम है जो कि लिंग के नीचे होता है ये बॉडी के बाहर होता है। देखिए लिंग नीचे होता है, उसके नीचे जो है ये स्क्रोटम होता है, और इसी स्क्रोटम में जो है 2 होते हैं टेस्टिस। एक स्क्रोटम होता है जिसमें 2 टेस्टिस होते हैं, इसी में बनता है स्पर्म। अब स्पर्म का जो बनना होता है ये कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है शुक्राणु को बनने के लिए, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसीलिए ये जो टेस्टिस होते हैं जो कि स्क्रोटम में होते हैं ये बॉडी के बाहर होते हैं, बॉडी के भीतर नहीं होते हैं। तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में ये तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 माध्यमों को अलग करने वाले इंटरफेस की ओर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। माध्यम ए का अपवर्तनांक बताना है माध्यम बी के सापेक्ष, यानी कि ये रेशियो आपको बताना है। तो हम यहां पर लगाएंगे स्नेल्स लॉ, यहां देखिए माध्यम ए है, मान लीजिए कि इसका अपवर्तनांक म्यू ए है, ठीक। ये माध्यम बी है, मान लीजिए कि इसका जो अपवर्तनांक है वो है म्यू बी। यहां पर देखो तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल आई है ये 45 डिग्री, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन कोण है ये, जो कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना है, ये है एंगल आर, ठीक। लिखेंगे माध्यम ए का अपवर्तनांक गुने में इस माध्यम में जो अभिलंब के साथ एंगल बना हुआ है जो कि है एंगल आई। पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद माध्यम बी का जो अपवर्तनांक है गुने में इस माध्यम में जो अभिलंब के साथ एंगल बना है एंगल आर, ठीक। म्यू ए गुने में साइन आई, आई के स्थान पर हम लोग 45 डिग्री डालेंगे। म्यू बी गुने में साइन आर, आर के स्थान पर हम लोग 30 डिग्री डालेंगे। म्यू ए गुने में साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और यहाँ पर म्यू बी ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से हमें रेशियो चाहिए म्यू ए बटे में म्यू बी चाहिए, √2/2 यानी कि 1/√2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्नेल्स लॉ जो है ये आपको लिखने आना चाहिए। निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की जो स्थिति है उसको दर्शाती है। इसमें से कौन सी वो संख्या है। जो मानव मस्तिष्क है इनके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, उसके बाद पश्च मस्तिष्क। ये जो है पश्च मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क का ही ये भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग जो है सेरिब्रम बोलते हैं, है ना, सेरिब्रम बोलते हैं। ये फोरहेड है, ये सेरिब्रम है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क ये, उसके बाद हाइंड ब्रेन होता है पश्च मस्तिष्क। जो हाइंड ब्रेन होता है उसके होते हैं 3 पार्ट्स, उनके 3 भाग होते हैं, पॉन्स मेडुला, है ना, पॉन्स मेडुला, और यहाँ पर ये अनुमस्तिष्क जिसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं।
जो पश्च मस्तिष्क है इनके 3 भाग होते हैं, पॉन्स, मेडुला और ये सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। तो ये जो आपका मेडुला है, मेडुला के ठीक नीचे देखो यहाँ पर मेरुरज्जु आपको दिखाया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सारे पार्ट्स जो है ये आप याद रखिए, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का ही भाग है प्रमस्तिष्क, उसके बाद ये मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पॉन्स है, मेडुला है, अनुमस्तिष्क है, और इसी मेडुला से याद रख सकते हो कि कनेक्टेड होता है ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर 4 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है ना, गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखो, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का वायुमंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत प्रकार के पदार्थ हैं, बहुत प्रकार के गैस हैं, धूल है ना, धूल के कण हैं, वाटर के ड्रॉप्स हैं। तो बहुत प्रकार के जो है, विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थ हैं पृथ्वी के वायुमंडल में। वो सारे जो है पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी से बंधे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण। तो ये तो है। उसके बाद तारों को आपस में जोड़े रखता है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्रह घूम रहे हैं सूर्य से जो बंधे हुए हैं, ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण है। ठीक वैसे ही जो भी तारे हैं गैलेक्सी के अंदर, जो भी चीजें हैं वो सब जो है आपस में जुड़े हुए हैं, सबको जो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है होल्ड करके रखता है। तो ये भी सही है। चांद को उसकी कक्षा में स्थित होना। चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में जो घूम रहा है, ये भी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण है। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, नहीं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण नहीं होता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है, न्यूनतम कहां पर होता है, मिनिमम कहां पर होता है। पिंड का भार बराबर होता है पिंड का जो द्रव्यमान होता है और गुने में गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, पिंड की स्थिति बदलने से ये द्रव्यमान जो है ये नहीं बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भार है, ये जो वेट है, ये डिपेंड करता है किस पर, गुरुत्वीय त्वरण पे। गुरुत्वीय त्वरण का मान जहां पर ज्यादा होगा भार वहां पर ज्यादा होगा, जहां पर इसका मान कम होगा वहां पर इसका मान कम हो जाएगा, जहां पर इसका मान 0 होगा वहां पर इसका भार, पिंड का भार 0 हो जाएगा। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के केंद्र में जो है वो 0 हो जाता है, तो यहां पर भार भी 0 हो जाएगा। अच्छा, जो पृथ्वी का जो ध्रुव है, अगर हम कंपेयर करें पोल और इक्वेटर को, तो पोल पर जो है पृथ्वी के पोल पर जो है इस जी का मान जो है ये आपका जो है वो ज्यादा होता है इक्वेटर के तुलना पे। यानी पोल पर जी का मान मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। अगर हम पृथ्वी की सतह पर बात करें तो हमारा आंसर यहाँ पर भूमध्य रेखा हो जाएगा, और सेंटर पर तो 0 ही हो जाता है। हम भार के बारे में बोल सकते हैं कि जो भार है वो पोल पर ज्यादा होगा पिंड का इक्वेटर के तुलना पे, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर जो है मैक्सिमम हो जाएगा, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है। ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और ये बादल है। तो पृथ्वी की सतह से बादल से कुछ ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से बादल जो है कुछ ऊंचाई पर होती है, तो इसके पास होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या होता है, बारिश की बूंदें जो है जमीन पर गिरती है, तो बारिश की बूंदें जो होती है उसके पास गति होती है। तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत सारे बोल सकते हो कि बादल की बूंद, बहुत सारे बारिश की बूंदें होती है जो बादलों के रूप में होती है, आप बोल सकते हो। तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर वो बूंदें नीचे आती है, उसके पास गति आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नीचे आने के क्रम में जो है बूंद जब नीचे आती है तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, कौन सा ऑक्साइड जो है वो अम्लीय नहीं है। अम्लीय ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं अधातु के ऑक्साइड को, है ना। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातुएं होती है, इनका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और जो मेटल्स होते हैं इनका जो ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक। अच्छा, जो ये ऑक्साइड है एल्युमिनियम का, जो कि धातु का ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है जिंक का, ये दोनों ही अधातु के, सॉरी माफ करिएगा, धातु के ऑक्साइड है। होने चाहिए थे बेसिक, लेकिन ये एसिडिक भी होते हैं
प्लस बेसिक भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, राइट। इसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारे के सारे देखो अधातु के ऑक्साइड है। होने चाहिए अम्लीय, लेकिन ना तो ये अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये सारे के सारे जो है उदासीन ऑक्साइड है, ये सारे के सारे उदासीन है, उदासीन ऑक्साइड है। तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो है हाँ यही आंसर हो जाएगा। पूछा है कि अम्लीय नहीं है, बाकी ये सारे जो है अधातु के ऑक्साइड है, अम्लीय है। ये CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये अम्लीय नहीं है, ये क्षारीय भी नहीं है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? ये देखो, ये मादा प्रजनन तंत्र दिखाया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिखाया गया, उनके अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। मादा प्रजनन तंत्र में दो आपके होते हैं अंडाशय। यहाँ पर देखो, ये एक अंडाशय है और ये एक अंडाशय है। जब लड़कियों में मासिक चक्र शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तब लड़कियों में, फीमेल में, है ना, फीमेल में अंडाशय से ही अंडा निकलेगा। ठीक है, और अल्टरनेट वे में निकलेगा। दो अंडाशय है तो एक जिस महीने इससे निकलेगा उसके अगले महीने फिर इससे निकलेगा। तो ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय निकल करके पहले आएगा फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ये गर्भाशय है, यहाँ पर जो है ये अंडा जो है आएगा। तो फैलोपियन ट्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनेगा अंडाशय में, बन करके फिर आएगा फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब से होते हुए जो अंडा है ये आएगा यूट्रस में, गर्भाशय में। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है यूट्रस है। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग हिंदी में डिंबवाहिनी नलिका बोलते हैं, ओविडक्ट भी कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? देखिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये फ्लोरीन के पास है, ये फ्लोरीन के पास है। ठीक, और मिनिमम ये है सीजियम के पास। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है फ्लोरीन के पास और सबसे कम है सीजियम के पास। ए हमारा आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसीलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है। वहीं सीजियम का सबसे कम है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो है ये आपको ज्ञात करके बताना है। यहां देखिए तो साफ साफ आपको दिख रहा है, ये दोनों जो है आपस में श्रेणी क्रम में है, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। इन दोनों का जो समतुल्य निकल करके आएगा उसके साथ ये 3 ओम वाला जो है समानांतर क्रम में हो जाएगा। इस दोनों का समतुल्य कितना आएगा? 6 ओम आएगा, है ना, 6 ओम आएगा। इसके साथ ये जो है 3 ओम वाला ये समानांतर क्रम में है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब इन दोनों का समतुल्य निकालना होगा। तो याद रखिएगा, जब दो प्रतिरोधक, मान लीजिए कि एक का प्रतिरोध R1 है, दूसरा का R2 है, ये दोनों जो है आपस में लगे हुए हैं समांतर क्रम में, ऐसे जैसे ये दोनों लगे हुए हैं। ये रिजल्ट जो है आपको डायरेक्ट याद रखना है। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है। तो जब दो प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R1 R2 है समानांतर क्रम में लगे हों, तो इन दोनों का जो समतुल्य निकल करके आएगा वो होगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। तो यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा समतुल्य। यहां पर एक को आप R1 मान लो, दूसरे वाले को आप R2 मान लो और लगा दो फॉर्मूला ये वाला, 6 गुने में 3 बटे में 6 प्लस 3, तो ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 9 दूनी में 18, 2 ओम हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये रिजल्ट जो है डायरेक्ट आप याद रखिए, जब दो प्रतिरोधक समानांतर क्रम में लगे हो तब हम उसका समतुल्य जो है इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए
दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से जो कार्य है ये बराबर होता है बल गुने में विस्थापन, हाँ एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये जो थीटा है ये बल और विस्थापन के बीच का एंगल है। अब ये कार्य जो है ये जीरो कब कब हो सकता है, ये जो कार्य है ये जीरो हो जाएगा यदि बल ही शून्य हो जाए। ये जो कार्य है ये जीरो हो जाएगा अगर विस्थापन ही ना हो, मान लो कि बल लगे लेकिन विस्थापन ना हो, ठीक। और ये कार्य जीरो हो जाएगा यदि बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। मतलब बल भी जीरो नहीं है, विस्थापन भी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो भी कार्य जो है जीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, है ना। कार्य हुआ है ये कहने के लिए क्या है कि बल भी होना चाहिए और वस्तु का विस्थापन भी होना चाहिए, लेकिन एंगल जो है 90 डिग्री उनके बीच में नहीं होना चाहिए। बल की आवश्यकता नहीं है, अगर बल की आवश्यकता नहीं है, अगर बल जीरो कर देंगे हम तो कार्य तो जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होता। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है। देखो जब भी कार्य किया जाएगा तो क्या होगा, जिस भी पिंड पर काम किया जाएगा या तो उसकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। ऊर्जा में जो है कुछ ना कुछ चेंज जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन जो है नहीं होगा। उत्सर्जन का मतलब यहाँ पर हाथ से है, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। वस्तु की स्थिति में अगर कोई बदलाव नहीं है तो विस्थापन जीरो हो जाएगा, तो ऐसे में कार्य जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें कार्य हुआ है उसको लेकर के ऑप्शन चूज करना है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वाले में आपके आते हैं लिविंग थिंग्स और एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स तो लिविंग में मेढक है, पुष्प है, कीट है, नॉन लिविंग मिट्टी है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। मिट्टी जो है एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, ना कि बायोटिक है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग जो है काला होता है, क्योंकि काले रंग का जो पदार्थ होता है वो अच्छा अवशोषक होता है ऊष्मा का, है ना। तो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, सन से आने वाली जो हीट है उसे ज्यादा से ज्यादा अवशोषित किया जा सके, इसीलिए काले रंग से जो है पेंट किया जाता है सौर कुकर के अंदर के पार्ट को। तो सी हमारा आंसर। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। कौन से समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं, यानी कि ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। तो यह आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब ज्वाइंट होता है और पोडा का मतलब लेग होता है, तो जुड़े हुए पैर होते हैं आर्थ्रोपोडा। जो एनिमल किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम होते हैं उसमें से एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, समझे आप। जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे, ये सारे जो होते हैं ये आर्थ्रोपोडा समूह में ही आते हैं। और जो आर्थ्रोपोडा समूह है जंतु जगत के अंदर सबसे बड़ा समूह है। जंतु जगत के अंदर जो सबसे बड़ा संघ है, फाइलम है, वो है आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जंतु जगत का। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, समझे। ये आपके बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ये याद रखिएगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इनका जो बॉडी होता है सेगमेंटेड होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है, खंडयुक्त होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बॉडी जो है सेगमेंटेड होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है 3 प्रकार के रक्त वाहिनी में, है ना। शीरा है, धमनी है, केशिका है। लेकिन इनके बॉडी में जो है कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ब्लड किसी पाइप में फ्लो नहीं करता है, बल्कि पूरे बॉडी में ऐसे ही खुला होता है। और जो आपके टिश्यूज होते हैं वो सारे ब्लड में जो है डूबे हुए होते हैं। देह गुहा जो होती है वो रक्त से भरी होती है। हमारे किस्म ऐसा नहीं है, देह गुहा रक्त से थोड़ी भरी है, रक्त तो पाइप के अंदर है। इनमें क्या है कि जो देह गुहा बॉडी कैविटी है वो पूरा ब्लड से जो है वो भरे हुए हैं, उन्हीं में सारे ऑर्गन्स डूबे हुए हैं। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, इसलिए नाम है
आर्थ्रोपोडा। कुछ सामान्य एग्जाम्पल है, झींगा है, ये क्लास 9 का कटआउट है, तितली है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है, केकरे हैं, है ना, कॉकरोच है, ये सारे जो है आर्थ्रोपोडा समूह से आते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह, इसको काट दो, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। जैसे मैं दो माध्यम लेता हूं, एक ले लूं मैं एयर, एयर का जो अपवर्तनांक है वो है 1.0003, ये है एयर, और जो जल है इसका अपवर्तनांक है 1.33। इन दोनों में जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल माध्यम, जिसका ज्यादा वो है सघन माध्यम। तो ये हमारा विरल है और ये हमारा सघन है, ये सघन है और ये है विरल। ठीक, मान लीजिए ये इंटरफेस है जो एयर और वाटर को सेपरेट करता है, ये वो इंटरफेस है। एक प्रकाश किरण ऐसे आती है, ऐसे आपतित होती है, तो ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं, ऐसे अभिलंब खींच लेते हैं। ये एक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, जो इस सतह पर, इस इंटरफेस पर, ये जो इंटरफेस है इस पर लंबवत है। ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब होगा ये कि यहां पर माध्यम देखो ये बदल रहा है, प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर नहीं झुकती तो ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन देखो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम मिलेगा आपको, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो नॉर्मल की ओर झुकता है ना, नॉर्मल की ओर झुकता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस अभिलंब को ही इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल की ओर जो है ये प्रकाश किरण बेंड कर जाती है। कब? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। अगर हम ठीक उल्टा कर दें, मान लीजिए प्रकाश किरण को हम ऐसे भेजें, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अभिलंब से दूर जाएगी प्रकाश किरण। ठीक है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो इसके लिए आपको याद रखना होगा ये रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें देखो जो धातु सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो मैग्नीशियम आपको दिखेगा, माफ करिएगा, कैल्शियम आपको दिखेगा सबसे ऊपर, तो कैल्शियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम अभिक्रियाशील इन चारों में जो है वो है लेड। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? स्टोमेटा को बंद करने में सहायक है, पत्तियों को पेड़ से गिराने में सहायक है, वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड शॉर्ट में हम लोग ABA बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा को बंद करता है, स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज करता है। और जो साइटोकाइनिन है ये ठीक उल्टा काम करता है, ये स्टोमेटा को ओपन करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन। और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ना, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ऑक्सीजन के कारण जो पौधे होते हैं प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। ये एग्जाम में सवाल बहुत आता है कि किस हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, तो आंसर होता है ऑक्सीन। जिबरलिन तने की लंबाई को बढ़ाता है, स्टेम लेंथ को इंक्रीज करता है, आप लिख सकते हो, खास करके गन्ने में। ठीक है, गन्ने में। सहसंयोजी यौगिक यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनमें से कौन सा गुणधर्म जनरली नहीं दिखाते हैं? ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये आयन नहीं बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन क्लोरीन आयन में टूट जाता है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा है। ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, बिल्कुल सही है। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है ये हैं कोवैलेंट कंपाउंड के, है ना, ये सारे के सारे गुणधर्म दिखाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, राइट। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं,
ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। ये कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में तो होते हैं। जैसे मिट्टी तेल है, केरोसिन है ना, जैसे कि एथेनॉल है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4। तो ये सारे कार्बनिक विलायक हैं, इन सारे में ये विलय होते हैं, सहसंयोजी यौगिक। जल में विलय नहीं होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये आपके होते हैं वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श पर u वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती है। चाल में होने वाले परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चाल में होने वाले परिवर्तन, यही आपको ध्यान में रखना है, चाल में होने वाले परिवर्तन। जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये है जो ऐसे जमीन पर आकर के u वेग से टकराती है, u वेग से टकराती है, u वेग से टकराती है और इसी वेग से बोला है कि उछल जाती है। तो इसका वेग देखो, अभी नीचे टकराते समय u था तो ऊपर जाते समय माइनस u हो जाएगा। नीचे आते समय अगर इसका वेग प्लस u था तो ऊपर जाते समय माइनस u हो जाएगा। समझे आप? दिशा बदल गई ना, और वेग के पास तो दिशा होती है, वेग के पास दिशा होती है, तो दिशा बदलने से क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो अगर हम वेग में परिवर्तन देखें, वेग में परिवर्तन देखें, वेलोसिटी में चेंज देखें, तो क्या हो जाएगा, u माइनस माइनस u, u माइनस माइनस u यानी कि 2u हो जाएगा। लेकिन हमसे चाल में परिवर्तन पूछा है, चाल में परिवर्तन पूछा है, तो चाल के पास कोई दिशा नहीं होती है। नीचे u वेग से टकराया, नीचे u वेग से टकराया और ऊपर भी u वेग से गया, तो 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा C हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। जैसे अभी गर्मी का समय है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिट्टी का घड़ा लाए होंगे खरीद करके, उसमें पानी को रखते होंगे क्योंकि उसमें पानी ठंडा होता है। तो ऐसा होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण, सॉरी वाष्पोत्सर्जन नहीं, वाष्पीकरण के कारण, इवेपोरेशन के कारण। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें होते हैं बहुत सारे छेद, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं कि पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं कि पोर्स होते हैं, जो आपको ऐसे आंखों से दिखेंगे तो नहीं, लेकिन होते हैं। और इसी मिट्टी के इसी छोटे छोटे छेद से क्या होता है कि जो पानी है वो भाप के रूप में जो है उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, यानी भाप के रूप में कन्वर्ट होता रहता है। पानी का भाप के रूप में बदलना क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्पीकरण कहलाता है। तो पानी जो है, जो कि द्रव अवस्था में है, वो भाप के रूप में जो है वेपर के फॉर्म में यहाँ से निकलता रहता है धीरे 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 धीरे। तो पानी को द्रव को भाप में बदलने के लिए ऊष्मा चाहिए ना, ये ऊष्मा जो है ये जल से दिया जाता है। जो जल इसमें है ना, जो जल इसमें भरा गया है, उसी जल से जो है ऊष्मा लेकर के जो पानी है वो भाप के रूप में कन्वर्ट होता रहता है। क्योंकि ऊष्मा जल से लिया जा रहा है तो उस जल का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। जब भी याद रखना, जब भी वाष्पीकरण होगा ना तब भी ठंडक महसूस होती है। जैसे बॉडी पे पसीना है, आप पंखे के नीचे चले आओ तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पसीने का वाष्पीकरण होता है। डोबेरानर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? डोबेरानर ने 3 त्रिक दिए थे। कौन कौन से थे? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। उसके बाद है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उसके बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 त्रिक डोबेरानर ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि इनमें से आप कोई सा भी त्रिक उठा लो, उनमें जो तत्व है उन्हें अब रखो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। तो जो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो अन्य 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। मतलब उन्होंने जो तत्व के गुणधर्म है उसको रिलेट करने का प्रयास किया, किससे? परमाणु द्रव्यमान से। और ऐसा करने वाले ये प्रथम वैज्ञानिक थे। तो तत्वों के गुणधर्म को उनके परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास डोबेरानर ने किया था। तो सी हमारा राइट आंसर। लेकिन इनकी कमी ये थी कि ये बस 3 ही ट्राइड ढूंढ पाए, है ना। ये एक ट्राइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ऐसे 3 ही ट्राइड्स ये ढूंढ पाए, इसीलिए इनका ये जो वर्गीकरण है ये सफल नहीं रहा। लेकिन ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के गुणधर्म को उनके परमाणु द्रव्यमान से रिलेट करने का जो है प्रयास किया।
अब ये जो सवाल है इसका उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। ये सवाल जो है आप लोग कमेंट करेंगे। मैंने 25 सवाल आपको करवा दिए हैं, ये 26वां सवाल है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। लार में डैश एंजाइम होता है, लार में इनमें से कौन सा एंजाइम होता है, लार में इनमें से कौन सा एंजाइम होता है, ये आपको बताना है। तो मिलते हैं सेट नंबर 4 में। यहाँ पर ये सेट जो है समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।